जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैत्री कोचिंग सेंटर में। आज हम डिस्कस करते हैं, अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था भारतीय राज्य व्यवस्था, तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था। जो हमारा राष्ट्र व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था का जो हमारा आंतरिक, जो इसके अंदर की संरचना होती है, वो क्या होती है। ठीक है, आगे अब हम करते हैं जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देख लेंगे। जो संविधान हमारा बना उससे पहले की घटनाएं क्या थी। खासकर ये चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में। बट हम संविधान स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्लास में ये हमारी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है 1600 ईस्वी से। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में स्थापना की, तो उस टाइम की जो रानी वो थी, ब्रिटेन की जो रानी थी, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने कंपनी को व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्रदान कर दिए। इससे कंपनी भारत के अंदर अधिकार करने लगी। ठीक है, जब अधिकार करते करते समय बीतता गया तो उस समय आया 23 जून 1757 का। 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है बंगाल में। ठीक है, उससे पहले एक घटना हुई होती है, काल कोठरी की घटना। उसमें क्या होता है, बंगाल का जो नवाब होता है सिराजुद्दौला, वो लगभग 123 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर देता है। उसमें से लगभग 100 के आसपास, एक्सप्रोक्स याद नहीं है, मर जाते हैं लोग। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से जो एक बंदा होता है उसका नाम तो होता है रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई करता है। जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है उसका नाम होता है मीर कासिम, जो हम अंग्रेजों के साथ हो जाता है और सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। जब सिराजुद्दौला का धोखा दे देता है मीर कासिम, तो सिराजुद्दौला इस वार को हार जाता है। इस लड़ाई को अंग्रेज जीतते ही, ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतते ही, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक और राजनैतिक यात्रा भारत में आरंभ हो जाती है। इसके बाद समय बीतता है तो एक समय आता है 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की तरफ से वो हेक्टर मुनरो लड़ाई करते हैं, और इनकी जो हमारी इंडिया की तरफ से होते हैं उसमें 3 बंदे होते हैं। एक होता है जो मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो होता है शाह आलम द्वितीय, जो मुगल एम्पायर का एक बादशाह होता है। ठीक है, इसके बाद एक होता है शुजाउद्दौला, अवध का शासक। तो ये बक्सर हमारा बिहार में गंगा नदी के तट पे एक शहर है, यहाँ पे लड़ाई होती है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें भी क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों की इसमें जीतते ही एक संधि होती है 1765 में, उसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इस संधि में, इलाहाबाद की संधि में, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी व राजस्व मामलों का अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद हमारा कंपनी का अधिकार भारत पे स्थापित हो जाता है। तो जो हमारा कंपनी का अधिकार, जो ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर अधिकार किया है, उन्होंने राज्य किया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है कंपनी का अधिकार, एंड सेकंड वन इज ब्रिटेन का अधिकार, मतलब क्राउन का अधिकार। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबका मैं नोट्स लिखूंगा, आपको साथ ही के साथ कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो आपको पसंद आता है, तो चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक, एक मिनट इसको साइलेंट कर देते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, क्या होता है, मैंने बताया था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, आप इसको लिख सकते हो ना पूरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है, स्थापना होती है। यूके, ब्रिटेन की राजधानी, ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन की तात्कालिक रानी, तात्कालिक मतलब उसी के समय, ब्रिटेन की तात्कालिक रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को
व्यापार के विस्तृत अधिकार प्रदान किए। विस्तृत ऐसे होगा ना, विस्तृत अधिकार प्रदान किए। ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट क्या करती हैं, कंपनी को विस्तृत अधिकार प्रदान कर देती हैं। ठीक है, ये लोग जब व्यापार करने लगते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, जब ये लोग व्यापार करने लगते हैं तो इसके बाद एक समय आता है, मेरे साथ ही साथ जब मैं बोलता हूं ना तो मेरे साथ साथ नोट कर लिया करो ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। क्लियर है? विस्तृत अधिकार प्रदान किए। इसके बाद समय आता है 23 जून 1757। यहां पे क्या होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की तरफ से वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हमारा आता है रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की तरफ से होता है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, ये आदा है सिराजुद्दौला। तो इसमें सिराजुद्दौला क्या होता है, हार जाता है और ये जीत जाता है। तो जैसे ही हमारा ये रॉबर्ट क्लाइव जीतता है तो यहीं से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व राजनीतिक यात्रा आरंभ हो जाती है। प्रशासनिक का मतलब होता है वहाँ पे प्रशासन करना, राजनीतिक का मतलब होता है वहाँ के नियम कानून या राजनीति करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक यात्रा आरंभ हो जाती है। इस चीज़ को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा अगला युद्ध होता है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हमारा जो अगला युद्ध होता है वो होता है 22 अक्टूबर 1764 में। इसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको अगर आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। जैसे कि बक्सर का युद्ध, बक्सर हमारी बिहार की जगह जो कि गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, पटना से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बक्सर का जब युद्ध होता है तो इसमें अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ाई करता है उसका नाम होता है हेक्टर मुनरो। एंड बक्सर इस इधर इनकी तरफ से होता है, सबसे पहले होता है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। ये वही मीर कासिम है जिसने हमारे सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, ये वही मीर कासिम है। इसके बाद हमारा मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। क्लियर है? इसके बाद हमारा अवध का शासक होता है, अवध का शासक सुजाउद्दौला। देखिए वहां पे था सिराजुद्दौला, यहाँ पे है सुजाउद्दौला, याद रखना दोनों अलग अलग बंदे हैं। ठीक है, उसमें तो सिराजुद्दौला मर जाता है, ठीक है, मार दिया जाता है। तो इन तीनों की, ये तीन एक साथ लड़ते हैं, ये एक अलग, लेकिन ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। यहीं से हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे, इसके बाद फिर हमारी इलाहाबाद की संधि होती है। मैं ये मिटा दे रहा हूँ ना। ठीक है, तो ये होता है जब ये जीत जाते हैं तो फिर इसके बाद 1765 में एक इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि में क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व व दीवानी मामले कंपनी को प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, इस संधि में क्या होता है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, मेरे साथ ही साथ लिखते चला करो,
ताकि हमारा टाइम बच जाएगा, है ना। उड़ीसा, बंगाल, बिहार व उड़ीसा के राजस्व व दीवानी मामले या दीवानी मामलों का अधिकार कंपनी को दे दिया गया, कंपनी को दे दिया गया। क्लियर है। तो हमारी इलाहाबाद की संधि होती है, इसमें दीवानी और राजस्व अधिकार कंपनी को। राजस्व का मतलब होता है शहर के अंदर, उस राज्य कलकत्ता में शहर के अंदर जो इन तीनों जगहों में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा, जितना भी उनका कर कलेक्शन होगा, वो सारा का सारा कंपनी को दिया जाएगा। इसके अलावा दीवानी मामले मतलब वहाँ पे जो कुछ भी क्राइम या इनसे रिलेटेड जो पुलिस का काम होता है, वो सारे मामले इनके हाथ में होंगे, इनके अंडर में होंगे। ठीक है। तो ये हमारी इलाहाबाद की संधि के साथ, और यहीं से कंपनी के राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार भारत पे पूरी तरीके से लगभग होने स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है। इन 3 जगहों पे स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे वो पूरे भारत में फैलने लगते हैं, और इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे आगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप लोग नोट नहीं भी कर पाते हैं, जब मैं साइड में हट जाता हूं तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लिया करिए। ठीक है। क्योंकि ये तो मतलब रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तो आप नोट कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिलेगा हमेशा के लिए। ठीक है। तो जब इसके बाद शासन, देखिए मैं जहां कहीं भी सम्राट शब्द बोलूंगा, सम्राट, सम्राट का मतलब होगा ब्रिटिश सरकार। ठीक है। आप खुद समझ लीजिएगा, ब्रिटिश सरकार। ठीक है। जहां भी मैं सम्राट शब्द बोलूंगा, देखिए ब्रिटिश सरकार थोड़ा लिखने में भी थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, और तो मैं सम्राट डायरेक्ट बोलूंगा, आप यही समझ लेना, ब्रिटिश सरकार। ठीक है। इसके बाद हमारा भारत में जो शासन होता है ब्रिटेन का, वो होता है 1773 से लेकर के, मतलब 64 में जीत जाते हैं, लेकिन जो रियल मायने में शासन स्टार्ट हो जाता है वो 1773 से लेकर के 1947 तक। ठीक है। यहाँ पे ये शासन रहता है, तो इसी 2 पार्ट्स में बांटा गया। पहला होता है कंपनी का शासन, कंपनी का शासन। कब से कब तक कंपनी का शासन? 1773 से स्टार्ट होता है और 1858 तक। जो हमारा विद्रोह होता है स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, 1857 में, उसके 1 साल बाद कंपनी का अधिकार छीन लिया जाता है, और सारा इसका भारत पे पूरा अधिकार ब्रिटेन क्राउन का हो जाता है, सम्राट का हो जाता है। ठीक है। दूसरा हो जाएगा सम्राट का अधिकार, सम्राट का शासन। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पढ़नी है, हमें 2 से 3 क्लास में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा, फिर इसके बाद हमारा संविधान काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सम्राट का शासन, सम्राट का शासन 1858 से हमारा स्टार्ट होता है और 1947 तक चलता है। ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। ठीक है। नोट हो गया। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं कंपनी का शासन। ठीक है। हमारी हेडिंग होगी कंपनी का शासन। इस चीज़ को याद रखना, सम्राट का मतलब होगा ब्रिटिश सरकार। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कंपनी का शासन। ठीक है। कंपनी का शासन, तो यहीं पे एक आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये हर 20 साल में आता था ब्रिटेन की सरकार की तरफ से। ठीक है। वहाँ की जो संसद में पास किया जाता था बिल, फिर उस बिल को यहाँ पे भारत में भेजा जाता था। ठीक है। तो ये हर एक 20 साल में आता था रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सबसे पहला काम क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में
सम्राट का पहला कदम। देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसका जो रेफरेंस होगा वो हमारा एम लक्ष्मीकांत होगा, ठीक है। तो वहीं से मैं सारा चीज़ें देख के मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने वहीं से पढ़ा है, ठीक है। और ये मैं यकीन मानिए जो कुछ भी हमारा कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको फ्री में पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला है। प्लस ये हमारा स्टेट पीसीएस तक की लेवल तक काम आएगा, ठीक है। अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ से पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बस नोट करते रहिएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्लास में मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने के लिए, नियमित मतलब उनके नियम, उन पे नियम, और नियंत्रित मतलब उस पर कंट्रोल बनाने के लिए कंपनी ने यानी कि सम्राट ने, ब्रिटिश सरकार ने पहला कदम उठाया, ठीक है। कौन से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरा काम किया गया यहाँ पे, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक व राजनैतिक मामलों कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक मामलों का अधिकार मिला, ये अधिकार दिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। तो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक मामलों पर अधिकार मिला। प्रशासनिक का मतलब होता है वहाँ पे प्रशासन करना, वहाँ के मतलब वहाँ के जनता के ऊपर शासन करना, प्रशासन करना, ठीक है। और राजनीतिक का मतलब होता है वहाँ के नियम कानून बनाना, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बनाना, ठीक है। ये सारा राजनीतिक, ठीक है। तो प्रशासनिक व राजनीतिक मामलों को अधिकार मिला। और तीसरी बात यहाँ पे आती है, भारत में केंद्रीय सत्ता की नींव रखी। इससे पहले क्या था, हमारा अलग अलग राजाओं के राज होते थे, ठीक है। सबके अपने अपने राज होते थे। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी कि ब्रिटेन ने पहली बार भारत में केंद्रीय सत्ता का नींव रखा, ठीक है। जो केंद्रीय सत्ता हमारी यहाँ ही से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बाकी के कुछ अन्य विशेष पॉइंट भी हैं वो मैं लिखाऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये नोट करना है। ये नीचे लिखा है भारत में केंद्रीय सत्ता की नींव रखेगी, ठीक है। सॉरी, तो अब स्टार्ट करते हैं कंपनी का शासन, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। आगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार कब प्रदान किए गए, तो आपको बताना पड़ेगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1773 का एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट लिख लेना, ठीक है। इसके बाद अन्य विशेष मामले, अन्य विशेष पॉइंट या फिर अन्य विशेष अंग यानी कि, ठीक है, मामले। पहला कर दिया गया बंगाल के देखिए, जी का मतलब यहाँ पे नोटेशन में बता दे रहा हूँ, जी का मतलब हो जाएगा गवर्नर, ठीक है। डबल जी का मतलब हो जाएगा गवर्नर जनरल, ठीक है। याद रखना, जी का मतलब गवर्नर, डबल जी का मतलब गवर्नर जनरल। आप अपनी कॉपी में पूरा लिख सकते हो। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तथा यानी कि और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
मतलब बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। आपको पता है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो डाला है, आप उसके देख सकते हो। तो बंगाल का पहला जो गवर्नर था हमारा रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। इसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, बट बंगाल का लास्ट गवर्नर था, ठीक है। लास्ट गवर्नर होगा तभी तो उसको बदल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? हमारा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन से रेगुलेटिंग एक्ट में इसको कन्वर्ट किया गया, तो 1773 के एक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है आपको, किया गया। और बम्बई, उस टाइम पे मुंबई को बम्बई इतना नाम था, ठीक है। बम्बई व मुंबई व मद्रास मतलब चेन्नई, मद्रास को इसके अधीन किया गया। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा भाषा में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे आप जब रेगुलर पढ़ने लगेंगे तो आपको हर एक टर्म समझने आने लगेगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सब चीज़, ठीक है। तो इस कार्यकारी परिषद का एक गठन किया गया, मतलब एक कमेटी बनाई गई, उसमें 4 मेंबर रखे गए जो इसकी मदद करेंगे गवर्नर जनरल की। और बम्बई और मद्रास के अलग गवर्नर होते थे, उनको इसमें मिला दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को ही इन तीनों का लीडर बना दिया गया, ठीक है। तो इन तीनों का मुंबई, मद्रास और ये बंगाल, तीनों का जो गवर्नर जनरल था एक बना दिया गया। उसका नाम था पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद दूसरा काम किया गया, दूसरा काम यहाँ पे हमारा होता है 1774 में कलकत्ता, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, ठीक है। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। जब 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है तो हमारे एग्जामों में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना यानी कि सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए हमारा सबसे पहला उच्चतम न्यायालय कौन सा था? कलकत्ता। तो 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है, ये सारी की सारी चीज़ें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में है, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट होता है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, निजी मतलब खुद का, निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार मतलब रिश्वत लेने से रोक लगा दी गई, ठीक है। तो ये हमारे 1773 में तीसरा पॉइंट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने से प्लस भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने से रोक लगा दी गई, ठीक है। तो ये हमारे 1773 का पॉइंट। इसमें एक पॉइंट और है, इसको जल्दी से नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कट तो नहीं रहा है ना? अरे ठीक है, जो नीचे कट रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार लेने पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार लेने से रोक लगा दी गई, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक चीज इसमें और लिखना है, 1774 में जो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई, इसमें 4 जज थे टोटल कितने जज थे? 4 में से एक था मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, और दूसरा प्लस था 3 हमारे इसकी सहायता के लिए। आपको पता है एक चीफ जस्टिस होता है, बाकी सहायता के लिए होते हैं। तो यहाँ पे 4 जजों की स्थापना की गई। उसमें से सबसे पहला जज था जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके बाद 3 हमारे अन्य न्यायाधीश होंगे। जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका भी नाम याद रखना, एलिजा इम्फे।
उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, तो पहली मुख्य न्यायाधीश हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट की कौन थी? एलिजा इम्पे। वो मतलब एलिजा इम्पे हमारे यहाँ के वो थे, मतलब जज थे। ठीक है, और 3 अन्य जज थे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो लिख लिया होगा। इसके बाद हमारा चौथा जो पॉइंट आता है उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको बोलते थे नियंत्रण मंडल। नियंत्रण मंडल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। तो ये 1773 के ये सारे हमारे जो रिफॉर्म्स थे 1773 में, कौन कौन से पॉइंट कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने जोड़े, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब नियंत्रण मंडल के माध्यम से इसकी स्थापना की गई, इसी में 1773 वाले अधिनियम में के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये 1773। अब आगे चलता है, जब 1781 आता है तो 1773 में कुछ खामियां रह जाती हैं। ठीक है, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट आता है, उसका नाम होता है 1781 का अधिनियम। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, इसको बंदोबस्त वो कानून भी बोला जाता है। ठीक है, बंदोबस्त कानून। ठीक है, तो 1781 का जो बंदोबस्त कानून है, अधिनियम है, एक्ट है, तो उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हमारा आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, जो 1781 का था वो संशोधन अधिनियम हम पढ़ते हैं। देखो 3-4 क्लासें लगेंगी और मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन आता है, बाकी स्टेट पीसीएस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। अगर ये चीज़ें आप समझोगे ना, तब आपको हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद हमारे इसमें अंग्रेजों ने कैसे कैसे क्या किया, शासन किया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी डिटेल में। ठीक है, तो देखो आपने देख लिया, सबसे पहले देखो सुप्रीम कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है, इसकी स्थापना अंग्रेजों ने सबसे पहली बार की थी। ठीक है, तो ये जो हमारे संविधान में स्थापना, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो प्रावधान कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया था 1773 के एक्ट से। ठीक है, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे धीरे धीरे संविधान में हमारी मैक्सिमम चीज़ें हो वो यहीं से ली गई। ब्रिटेन के जो भी नियम बनाए यहीं से हमारे संविधान में सारी चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम, इसको मिटा देता हूं, याद रखना। ठीक है, संशोधन अधिनियम। ठीक है, इसको बोलते हैं बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून, इसको क्या बोलते हैं? बंदोबस्त कानून। तो 1781 का संशोधन अधिनियम था जो बंदोबस्त कानून था। ठीक है, इसी को मतलब अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं, 1781 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले काम क्या किए गए, एक इसमें पॉइंट डाल लो, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र में, सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में जो चीजें आएंगी उनमें से कुछ चीजों को मुक्त कर दिया गया। इसमें क्या किया गया था, 1773 में जो खामियां रह गई थी उनको अलग करने की कोशिश करी गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कुछ चीजों को मुक्त कर दिया गया। और किसको किसको मुक्त किया गया, उन चीजों को हम लिख लेते हैं। सबसे पहला गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को। काउंसिल वही था जो 4 सदस्यीय मेंबर जो कार्यकारी परिषद बनाया था, या वह उनकी काउंसिल।
वह उनकी काउंसिल को, ठीक है। तो गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट होता है जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको कार्य के दौरान की गई कार्रवाइयों से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी की कार्य के दौरान, एक मिनट है, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी की कार्य के दौरान की गई कार्यवाही कंपनी के कर्मचारियों की कार्य के दौरान की गई कार्यवाही से मुक्त किया गया। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से कंपनी के कर्मचारियों के कार्य के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज आती है राजस्व मामले, राजस्व संबंधी मामले, ठीक है। तो राजस्व संबंधी जो भी मामले थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस 1881 के संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किए गए इन 3 पॉइंटों को मुक्त किया गया, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर जनरल उनकी काउंसिल को मुक्त किया गया, कंपनी की कार्यवाही के दौरान कंपनी के कर्मचारी की कार्य के दौरान की गई कार्यवाही से मुक्त किया गया, तीसरा राजस्व संबंधी मामलों को वहां से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्या क्या चीजें की गई उनको हम पढ़ेंगे, पहले इन चीजों को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट जो होता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या होता है, कलकत्ता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन किया गया। मतलब जो निवासी होंगे उनके कोई भी मामले होंगे तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि अधीन किया गया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड, सबसे पहले कलकत्ता के जो निवासी होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया, ठीक है। जो कुछ भी मामले होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद हो गया प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जाएगी, काउंसिल में की जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रांतीय हमारे न्यायालय, प्रांतीय मतलब वहाँ पे छोटे छोटे जो प्रांत हैं, छोटे छोटे से राज्य टाइप के, कस्बे टाइप के, शहर टाइप के जो हैं, उनके जो न्यायालय होंगे उनकी जो अपील होगी गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जाएगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। तो ये प्रावधान किए गए 1781 के संशोधन अधिनियम में। इसके बाद हमारा एक आता है जो हमारा ब्रिटेन होता है, वहाँ पे एक जो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं उनका नाम होता है विलियम पिट, ठीक है। तो विलियम पिट 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 के अंदर, फिर उस एक्ट में कुछ ना कुछ संशोधन किए जाते हैं। अब उन संशोधनों को पढ़ेंगे। तो हम आज की क्लास में इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई, अपलोड करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगली क्लास में हम पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1793 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मे बी कल परसों की क्लास में हमारा कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा।
फिर 2 क्लासें और लगेंगी ब्रिटेन का शासन, ठीक है, सम्राट का शासन। सम्राट का शासन 2 क्लासों में हम खत्म कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा करेंगे संविधान सभा की स्थापना करेंगे। इसके बाद फिर हमारा पूरा संविधान स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से लगभग शुरुआत की 6-7 क्लासें हमारी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाने में और उसके इंट्रोडक्शन में ही निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ से भी कई क्वेश्चन हमारे फंसते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये कहीं बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ से पढ़िएगा और साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।